नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, जैसे कि कल हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के फर्स्ट पार्ट में जो कुछ क्वेश्चन शामिल किए थे उनसे जुड़े हुए तथ्यों को भी शामिल किया था और एक तरीके से थोड़ी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसमें डिस्कस किया था। उसी को हम आज एक्सटेंड करेंगे और इसमें हम जो कुछ बचा हुआ था, जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे और जो भी तथ्य बचे हुए थे उनको इंक्लूड करेंगे। और ये जो सारा लेक्चर चल रहा है वो पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सीरीज है और इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर बेसिकली जो एक्ट आए थे इस पीरियड में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ था 1757 से और फाइनल जो है ना इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 के बाद, उसमें बीच में जो भी एक्ट जो भी अधिनियम आए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। और इसी सीरीज में ये 10वां लेक्चर है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक श्रृंखला होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्दर हम वहीं पर ही स्टार्ट करेंगे। हमने कल 10 सवाल किए थे, तो नेक्स्ट 11 सवाल से स्टार्ट करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में विधानसभा यानी निचला सदन का कार्यकाल कितने साल के लिए तय किया गया था। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी भारतीय केंद्रीय विधायिका थी उसको हमने बाई कैमरल यानी दो विधाओं में उनको डिवाइड कर दिया गया था। बाई कैमरलशिप हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ले आए थे और जो दो सदन थे उसको निचला सदन और एक जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा बोला जाता है और एक अपर हाउस यानी उच्च सदन, अपर हाउस उच्च सदन यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरीके से दो सदनों में हमने डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो निचला सदन था यानी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके जो सदस्य चुने जाते थे और नॉमिनेट होते थे उनका कार्यकाल कितने साल के लिए किया गया था। हमने कल ये भी डिस्कस किया कि जो टोटल सदस्य थे निचले सदन में लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें टोटल सदस्य थे 145 में से 104 सदस्य को डायरेक्ट चुना करते थे यानी पब्लिक द्वारा चुना जाती थी और 41 सदस्य नॉमिनेट होते थे। तो यहाँ पर ये भी जाना था हमने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ सदस्यों के कार्यकाल के बारे में पूछा गया निचले सदन में लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 3 साल के लिए, ऑप्शन बी 4 साल के लिए, ऑप्शन सी 5 साल के लिए और ऑप्शन डी 6 साल के लिए। तो जो निचला सदन जो जैसे कि हमारे यहाँ अभी जो बाइकैमरल जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है, उच्च सदन यानी लोकसभा, निचला सदन मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल फिक्स है 5 साल के लिए, अगर कोई बीच में इंटरमीडिएट गवर्नमेंट नहीं गिरती है। तो इसी तरीके से उस समय जो निचला सदन था उसके कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन, तो उस समय जो निचला सदन था उसमें 3 साल के लिए मेंबर चुने जाते थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में राज्य परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ बात हो रही है, जो उच्च सदन है उसकी बात हो रही है, उसके कार्यकाल कितने वर्षों के लिए तय किया गया था, मतलब उसके सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 3 साल के लिए, बी 4 साल के लिए, सी 5 साल के लिए और डी 6 साल के लिए। तो वहाँ पर उस समय क्या था, जो उच्च सदन है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 5 साल के लिए चुने जाते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन है, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के मेंबर हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि जो उच्च सदन था उसका जो कार्यकाल अवधि जो मेंबर चुने जाते थे वो ज्यादा वर्षों के लिए चुने जाते थे। मतलब प्रेजेंट जो कंडीशन है उसका उल्टा होता था, उस समय 5 साल के लिए चुने जाते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी यानी विधानसभा थी उसमें जो मेंबर चुने जाते थे वो 3 साल के लिए चुने जाते थे। प्रेजेंट कंडीशन का रिवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंचाइजी के बारे में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही कथन सुने। फ्रेंचाइजी क्या होता है, किसी को वोट देने का जो अधिकार होता है उसी को फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, शायद इस क्वेश्चन में पूछा गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें संपत्ति यानी प्रॉपर्टी कर मतलब टैक्स और शिक्षा मतलब एजुकेशन के आधार पर जो सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब जो नंबर ऑफ पीपल वो सीमित थे, मतलब लिमिटेड लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था। किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन पे। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं।
इसमें सभी लोगों को संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। ये दोनों ही अपोजिट वाक्य हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, और डी उसमें से कोई नहीं। तो जो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जिसने सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन की बात, बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन को स्टार्ट किया था, उसमें फ्रेंचाइजी के बारे में ये प्रोविजन दिया गया था कि कुछ ही लोगों को, मतलब नंबर ऑफ पीपल बहुत कम होंगे, लिमिटेड पीपल होंगे, उनको संपत्ति कर या शिक्षा, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर ही मतदान का अधिकार दिया जाएगा, सभी लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, केवल एक सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर रिमाइंड रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस हिस्से में इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्षों के अंत में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो सरकार की प्रणाली में कार्य करने की जांच करेगा। बेसिकली इसमें प्रोविजन किया गया था किसी सेक्शन में इस एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के किसी हिस्से में, किसी पार्ट में ये डिस्कस किया गया था कि 10 वर्षों के अंत में, मतलब जब ये 1919 में आया था, यानी 1929 के पश्चात एक स्टैट्यूटरी आयोग या संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये जांच करेगा कि इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो काम कर रही है वो ठीक से कर रही है या उसमें कुछ इशू है या प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट देख, ऑप्शन देख लेते हैं। ए भाग 4 में ऐसी बात कही गई थी, भाग 5 में, भाग 6 में या भाग 7 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो पार्ट आया था उस पार्ट यानी भाग 5 में ये बात कही गई थी कि 10 वर्षों के पश्चात एक स्टैट्यूटरी आयोग का गठन किया जाएगा और वो सरकार की कार्यप्रणाली की जांच करेगा इस अधिनियम के अंतर्गत। और जैसा कि हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, भाग 5। और हम जानते हैं कि जो साइमन कमीशन आया था 1929 से 2 साल पहले ही आ गया था, नवंबर 1927 ईस्वी को। तो ये 2 साल पहले साइमन कमीशन इसी संवैधानिक आयोग जो इसमें बात की गई थी भाग 5 में, उसी के अंतर्गत आया था, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कितने सदस्य भारतीय होने थे? तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने पिछले से लेक्चर में डिस्कस किया था और उससे पिछले लेक्चर में भी जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था उसमें डिस्कस किया था कि कौन सा मेंबर कब आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो यहाँ पर जो 6 सदस्य में से कितने सदस्य भारतीय होने की बात की गई थी, ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल 2 ही सदस्य, बी 3 सदस्य, सी 4 सदस्य और डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो 6 सदस्य मतलब हाफ मतलब आधे सदस्यों को भारतीय होना इसमें तय किया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पूरी हिस्ट्री दोबारा से रिवीजन हो जाएगा कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, वारेन हास्टिंग पहले, तो वहाँ पर उसके मदद के लिए 4 सदस्यों की समिति बनाई थी जिसे कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया कई बार। उसके पश्चात जो पिट्स का इंडिया एक्ट है 1784 है, नेक्स्ट उसमें 4 सदस्यों में से एक को हटा गया था, और तो फाइनल कितने बचे? पिट्स के इंडिया एक्ट में केवल 3 ही सदस्य बने। उसके पश्चात जब चार्टर एक्ट 1833 आया उसमें फिर से एक मेंबर बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसको हाफ मेंबर था, मतलब उसको पूरी तरीके से न वोट का अधिकार था, एग्जीक्यूटिव के काम में उसको कोई राइट नहीं दिए गए थे, जबकि जो लेजिस्लेचर या लॉ बनाने के काम थे उसमें वो पार्टिसिपेट कर देता था और वोट कर सकता था। तो ऐसे पहले यानी पार्शियल मेंबर के रूप में जो शामिल हुए थे, पहले वो लॉ मेंबर था और वो थे लॉर्ड मैकाले। तो इस तरीके से 1833 में लॉर्ड मैकाले एज ए पार्शियल लॉ मेंबर के रूप में शामिल हुए थे विदाउट वोटिंग इन एग्जीक्यूटिव वर्क में। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853, उनमें उनको फुल मेंबर बना दिया गया था एज लॉ मेंबर। वो एग्जीक्यूटिव में भी और लेजिस्लेटिव वर्क में भी दोनों में वोट दे सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस तरीके से जो चार्टर एक्ट 1853 उसमें 4 फुल सदस्य हो गए थे। उसके बाद जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया उसमें जो 5th मेंबर जोड़ा गया था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो था फाइनेंस यानी वित्त। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त यानी फाइनेंस मेंबर 1861 के काउंसिल एक्ट में जोड़ा गया था। इस तरीके से 1861 तक हमारे पास 5 सदस्य हो गए थे। फाइनली 1874 ईस्वी में 1874 में एक 6th मेंबर जोड़ा गया था और उसको बोला जाता था पब्लिक वर्क, जो पोर्टफोलियो वो धारण करता था। तो 6th मेंबर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सार्वजनिक विभाग में 6 मेंबर को जोड़ा गया था। इस तरीके से 1874 तक हमारे पास 6 मेंबर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो गए थे। उन्हीं 6 मेंबर की बात कर रहे हैं। कौन कौन से मेंबर है ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब पहला जैसे हमने डिस्कस किया शुरू के जो 4 मेंबर थे उसमें एक मिलिट्री वाला हो गया, एक होम हो गया,
एक रिवेन्यू हो गया यानी राजस्व और लॉ मेंबर, इस तरीके से 4 मेंबर हो गए 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1861 में एक और जोड़ा, वो फाइनेंस यानी वित्त जोड़ा, और फिर 1874 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या सार्वजनिक विभाग। इस तरीके से 6 मेंबर हो गए। तो 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने थे। ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका प्रावधान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मुसलमानों के अलावा कितने समुदायों के लिए अलग निर्वाचिता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। बेसिकली इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी 1909 में, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, उसमें केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। लेकिन जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ और समुदाय के लिए यानी कम्युनिटी के लिए बढ़ा दिया गया था। वही पूछ रहे कि कितने और कम्युनिटी के लिए बढ़ाया था। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 3 के लिए, ऑप्शन बी 4 के लिए, ऑप्शन बी 5 के लिए, ऑप्शन सी 6 के लिए। यहाँ जो मुस्लिम समुदाय है उसके अलावा पूछ रहा है कितने के लिए, तो उसके अलावा 4 और कम्युनिटी को भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नामित किया गया था, वो ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। और 4 कौन कौन से वो भी जान लेते हैं। जो सिख को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन, उसके पश्चात यूरोपियन को दिया गया था, फिर इंडियन क्रिश्चियन को दिया गया था, और एंग्लो इंडियन। तो इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और सिख, इस तरीके से 4 और कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन उनके लिए दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किसमें लंदन में भारत के उच्चायुक्त का नया कार्यालय बनाया गया और उसे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा अब तक किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो किसी एक्ट के अंतर्गत एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई होगी, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू लंदन, और इसमें लंदन में वो बैठा करता था। और उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, भारत सरकार का राज सचिव जो हुआ करता था, उसके कुछ कार्यों को यानी कुछ पोर्टफोलियो को उनको हस्तांतरित कर दिया था। वो एक्ट पूछ रहा है किस एक्ट में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या भारत परिषद अधिनियम 1861 में, या भारत परिषद अधिनियम 1909 में। जैसे कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसी में ही एक नया पोस्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि लंदन में बैठा करता था, उसको जो भारत सरकार का जो राज सचिव हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, उसके कुछ फंक्शन उसको ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो किस अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए निम्नलिखित अधिनियम से किसमें प्रावधान किया गया था? सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रोविजन किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, उसमें सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रोविजन भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। उसके तहत फिर एक ली कमीशन आया था, सुपीरियर सिविल सर्विस यानी उच्च सिविल सर्विसेज की कुछ प्रोविजन है उनको पुटअप करने के लिए, और ये 1923-1924 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ली कमीशन ऑफ सिविल सर्विसेज 1923-1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही कथन चुनना है। पहला क्या कथन? इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया था और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया था। स्टेटमेंट 2 क्या है? इसमें एक सर्वाधिक सांविधिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था ताकि इसके लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके कार्य की जांच की जा सके और रिपोर्ट की जा सके। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी ऑप्शन से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो एक पहले इससे क्या होता था, उससे पहले जो बजट पास किया जाता था वो सेंट्रल के प्रोविंस के लिए दोनों के लिए पास किया जाता है। लेकिन इस अधिनियम के बाद जो है ना, दोनों के बजटों को अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट अपना बजट रखती थी, जैसे आज के केस में होता है कि पार्लियामेंट अपना पूरे बजट रखती है, उसके बाद हर स्टेट भी अपना अपना बजट रखती है। उसी तरीके से इसमें प्रोविजन किया गया था, और जो केंद्रीय बजट अलग कर दिया गया था, प्रांतीय बजट भी अलग कर दिया गया था। प्रांत को ये ऑटोनॉमी दी गई थी कि वो अपना बजट बना सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से खर्चा कर सकते हैं।
और जैसे कि हमने डिस्कस अभी कर ही लिया था कि जो स्टेचुटरी आयोग का प्रोविजन दिया गया था पार्ट 5 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 ने भारत सरकार अधिनियम 1919 में, उसमें क्या किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक स्टेचुटरी आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में जो साइमन कमीशन है उसका गठन कर दिया गया था। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जो भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लिया, और इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने पूरा जो भारत सरकार अधिनियम है उनको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। और आपके लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और जाते जाते नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।